एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ईडी एजुकेशन। और मैं हूं अमित दीक्षित। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे सीडीपी स्पेशल लेक्चर सीरीज में एमुलेशन को। यहाँ पर हम अनुकरण और अनुकरण के प्रकार ये समझने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज आपसे शेयर किए जा रहे हैं लगातार और आगे भी किए जाते रहेंगे। तो इन फ्री लेक्चर्स का लाभ लीजिए और उनको लाइक शेयर करके इन्हें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और लेक्चर्स को देखने के लिए। तो चलिए समझते हैं एमुलेशन को, अनुकरण को। सबसे पहले अगर हम समझना चाहते हैं एमुलेशन को, अनुकरण को, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चों का सीखने का प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसा होता है। ओके, सो बेसिक्स को समझेंगे तो दिमाग में जो नॉलेज है वो अच्छे जाएगी और रटना नहीं पड़ेगा एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ओके, और अच्छा टीचर बनने के लिए यहाँ पढ़िए, ना कि एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। स्टार्ट करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं ये हमको समझना है। तो बच्चों का सीखने का अगर पैटर्न आप फॉलो करेंगे, खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, तो बच्चों का सीखने का सिस्टम में अनुकरण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में अवलोकन, ये एक्चुअली जैसा मैंने कहा एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म है। तो लेकिन अनुकरण पे हम फोकस कर रहे हैं। तो अनुकरण का मतलब है, अगर आप साधारण शब्दों में समझेंगे, तो जो बच्चे नकल करते हैं, है ना, हम इसको नकल बोल देते हैं, बट वो एक तरह का अनुकरण है, एक फॉलो करना है किसी चीज को। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है बच्चों के सीखने की प्रोसेस में। जब भी आप छोटे बच्चों को देखते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके लिए अनुकरण एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज वो टीवी देख रहे हैं, वो किसी बड़े व्यक्ति को देख रहे हैं, अपने भाई बहन को देख रहे हैं, या स्कूल में किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अपने साथी को फॉलो कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोइंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ अनुकरण कर रहे होते हैं और उसी से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं और इसी तरह से वो सीखते हैं। ऐसा बहुत प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बच्चे बहुत हैं। तो स्कूल में भी आप इस चीज़ को फ़ोकस कर सकते हैं। अब ये समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें और बच्चों को सही सिखा सकें, एक बेहतर लर्निंग दे सकें। तो अब ये एक लॉजिक है कि भई वो अनुकरण कर रहे हैं, तो बच्चे के कई आदर्श बन जाते हैं। कभी कोई हीरो बन जाता है, फ़िल्मी हीरो, तो कभी कोई और बन जाता है, माता-पिता, भाई-बहन, एनीबॉडी। तो इससे वो उसको आइडल समझकर उसको फ़ॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ अब अगर अनुकरण को हम बात करें, तो इसको जो कुछ बल देने वाले अगर कारक की बात करें, एम्फेसिस ज़्यादा करने वाले, जिससे और ज़्यादा करने की मन हो जाता है बच्चों का कि यार ये करना चाहिए। तो इसमें 2 फैक्टर देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। एक तो है प्रत्यक्ष प्रशंसा। प्रत्यक्ष प्रशंसा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनाम या हम डायरेक्टली जो उनको शाबाशी देते हैं एक तरह से, किसी न किसी रूप में। बच्चे ने कुछ किया और उसके बिहेवियर पर, उसकी उस चीज़ पर जो वो अनुकरण कर रहा था, चाहे वो किसी से भी सीखा हो, अगर उसको अच्छी तारीफ़ मिल गई, तो बस उसको करने के लिए उसको और मोटिवेशन मिल जाता है, उसको और अच्छे से करता है वो। ओके, तो जो कुछ फ़ॉलो कर रहा था वो, अब उसको उसको मोटिवेशन मिल गई, उसको सपोर्ट मिल गया, तो वो उसको और जान लगा देगा। अब उसमें दूसरी चीज़ है संतोषजनक परिणाम। तो अनुकरण तभी कंटिन्यू रहता है, मतलब जब बच्चा या हम बड़े भी अगर इस चीज़ को देखें, तो हम किसी चीज़ को तभी कंटिन्यू रखते हैं जब हमें लगता है कि उसको लेकर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, हमारे को फ़ायदा हो रहा है। और बच्चों के केस में भी यही है कि अगर उनको तारीफ़ मिल रही है या फिर उनको वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो वो उस चीज़ को करना जारी रखते हैं। अगर नहीं होता है ऐसा, कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो कहीं न कहीं वो उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो बात समझ में आ गई कि ये अनुकरण में ये जो प्रत्यक्ष प्रशंसा है और इनाम है, जो आप दे रहे हैं, या फिर दूसरा फैक्टर है, अगर उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये अनुकरण को आगे और ले जाते हैं। ओके, नॉलेज समझ में आ रही है ना? नॉलेज बेटर रखो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलें यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो प्रतिनिधित्व अनुकरण, एक इस फैक्टर को भी हम समझते हैं यहाँ पर, प्रतिनिधित्व अनुकरण को। बिकॉज़ यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बच्चा किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करते हुए देखता है, प्रतिनिधित्व अनुकरण को हम ऐसे समझेंगे कि जब बच्चा किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कार्य करते हुए देख रहा है जिससे कि उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, और बच्चा ये देखता है यार इसको ये फ़ायदा हो रहा है, तो मैं भी इस चीज़ को करूँगा, उसको करने की लालसा आ जाती है। मतलब कोई बच्चा देखा या कोई बड़े भाई को देखा, यार इसने ऐसा किया तो मुझे इसको बड़ा शाबाशी मिली, या इसको ये इनाम मिला, कुछ खाने अच्छा मिल गया, टॉय मिल गया। तो वो उसको लगता है कि ये करना फ़ायदेमंद है अपने लिए, तो इसको करने में लग जाता है वो। तो इसके लिए किसी लालच के कारण की आवश्यकता, इसके लिए किसी मतलब उसे किसी लालच के कारण की आवश्यकता नहीं होती है एक्चुअली में। तो अ, यहाँ पे देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत, प्रतिनिधित्व अनुकरण में, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
लालच के केंद्र में होने की बहुत बड़ी फैक्टर तो दिख रहा है हमें कि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बेसिकली। तो बच्चे को लाभ, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो जो लाभ मिल रहा है वो किसी टर्म में हो जिससे उसको अट्रैक्शन हो, मतलब जैसे किसी दूसरे को कुछ करते हुए देखा, उसको कोई भी तरह का लाभ मिल गया, अब वो उसके लिए लाभ हो सकता है उस बच्चे के लिए। मतलब अगर उसको शाबाशी पाना अच्छा लगता है और किसी ने किसी को शाबाशी दे दी किसी काम को करने की, तो वो उसके लिए वो काम अनुकरण के लायक हो जाएगा। ओके, अब वो अच्छा बुरा एक अलग फैक्टर है। तो उस यहाँ लालच से ज्यादा उसको एक लाभ दिख रहा है, लालच एक अलग फैक्टर हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। लाभ दिख रहा है यहाँ पर, लालच एक अलग फैक्टर हो जाता है। जैसे चॉकलेट का हम लालच दे देते तो उसके एवज में बच्चा कुछ भी करने तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ उसको अपना इंटरेस्ट एक दिख रहा है और उस लाभ की वजह से वो चीजों को कर रहा है ना। तो ये चीज है प्रतिनिधित्व अनुकरण में। आगे और इसको फैक्टर को देखेंगे हम यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रभाव हम देखेंगे, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो यहाँ पर। लेट मी शो यू अनुकरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्यूलेशन। तो 3 कैटेगरी में हम इसको कह सकते हैं, एक तरह की श्रेणियां भी हैं, लेकिन प्रभाव के तौर पर अगर आप देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहला है आदर्शीय प्रभाव। आदर्शीय प्रभाव का मतलब है जब कोई बच्चा किसी आदर्श को देखकर उसके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, मतलब उसने किसी को आइडल माना अपना, अपने भाई-बहन, किसी हीरो को या किसी भी व्यक्ति को, और उसके आधार पर जो कुछ नई उसकी सीख ले रहा है, मतलब वो जो व्यक्ति वो कर रहा है उससे कुछ नया सीख रहा है। तो किसी को आइडल मानकर उसी की चीज को सीख रहा है, कर रहा है, तो वो एक आदर्शीय अनुकरण होगा। ओके, कैटेगरी हम कह सकते हैं, आदर्शीय प्रभाव कह सकते हैं, अनुकरण प्रभाव। दूसरा है यहाँ पर दमनात्मक और अदमनात्मक। अब ये दमनात्मक और अदमनात्मक का मतलब ये है, जब बच्चा अपने आइडल को, जिसको वो फॉलो कर रहा है, उसके मतलब उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है उसको दंड प्राप्त करने पर करते देखता है। मतलब मान लो किसी बड़े भाई को उसने आइडल माना और उस बड़े भाई ने कुछ ऐसा किया जिसके करने पर उसको कुछ दंड मिल गया, उसको कुछ सजा मिल गई। तो ये जो बच्चे के कोमल मन पर क्या होता है, एक अजीब तरह का एक इफेक्ट डालता है उसको। दमनात्मक, दमन मतलब दमाना, मतलब एक तरह से उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि अरे ऐसा हो गया। तो वो उसको अंदर से कुछ डिस्टरबेंस पैदा करता है। दूसरा है अदमनात्मक, जब बच्चा अपने आदर्श को गलत करने पर इनाम पाते हुए देखता है। तो एक तो सजा मिल रही है ना, तो उसको लगेगा अब ये इससे पिटाई हुई, सजा मिली। और दूसरा है जब उसने कुछ ऐसा किया लेकिन गलत किया, लेकिन उसको इनाम मिल गया, तो उसको अदमनात्मक कहेंगे। बिकॉज यहाँ गलत तो किया बच्चे के उस आदर्श ने, लेकिन उसको उसको फायदा मिल गया, इनाम मिल गया। तो वो भी उसको वो उसको पॉजिटिवली ले लेगा। समझ रहे हो यहाँ पर बात, कि नेगेटिव पर एक सजा मिल गई, वो दमन करेगा, उसके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। लेकिन अगर गलती करने पर उसको फ़ायदा मिल गया, मतलब उस आइडल को, तो वो उसको सही मान लेगा, वो उसके लिए सही है, उसको उससे मतलब नहीं। ठीक है? प्रकटीकरण का प्रभाव है कि भई जब एक से ज़्यादा लोग, मतलब कोई ग्रुप है जिसके बीच वो रहता है या उसके संग है, स्कूलों में खासकर देखने मिलता है। तो जब वो सब एक जैसा व्यवहार करते हैं तो उनको देखकर वो बच्चा भी उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगता है ब्लाइंडली, कुछ सोचे-समझे। ऐसा आपने देखा होगा। तो स्कूल में खासकर ऐसा होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल या जो लोग उसके आस-पास हैं उसको देखकर वो ऑटोमैटिकली करने लग जाता है। उसे नहीं मतलब है कि अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बस जो सब कर रहे हैं वो हम करेंगे। तो ये एक तरह का प्रकटीकरण प्रभाव है। तो ये वर्ड हेवी हैं, और जब आप इस एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पूछा क्या जा रहा है। बट देखो, अगर पढ़ोगे और लॉजिक क्लियर रहेगा ना, अच्छी से दिमाग में बिठाओगे, तो आगे पढ़ाने में भी टीचर के तौर पे भी काम देंगे, अच्छे टीचर बनो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं। तो उस एंगल से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी क्लास लगेगी, यहाँ पर आपको फ़ायदा लगेगा। नहीं तो भई क्वेश्चन आंसर कराने वाले बहुत सारे चैनल हैं, तो आप लोग सिर्फ़ उसी पर अपना टाइम इन्वॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ पर एक हार्ड नॉलेज है आपको, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा टीचर भी बनें आप लोग और एग्ज़ाम तो निकालें ही। तो दैट्स इट एवरीवन, आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं ऑल नोटिफ़िकेशन के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।